हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अफवाह, ये चैप्टर लेकर आए। ठीक है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं आखिर अफवाह होता क्या है भाई। क्या होता है अफवाह? हमने बहुत बार सुना है अफवाह के बारे में, लेकिन किसी को सही तरीके से डेफिनेशन पता ही नहीं है। तो अफवाह का मीनिंग मैं बताता हूँ। तो किसी नदी तथा उसकी सहायक जो धाराएं होती है ना, और उससे जो निर्मित जल प्रवाह होता है, उसे अफवाह कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब एक नदी जो होती है वो कई धाराओं में बट जाती है, तो इसी जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं बच्चों? अफवाह कहते हैं। अब बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, या विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है ना। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, या अपवाह तंत्र कौन सा है। ये दोनों कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में कि क्या है भाई, भारत और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है। तो भारत नहीं बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र की अगर बात की जाए तो वह है अमेज़न नदी या अमेज़न नदी, जो ब्राजील में है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी या तंत्र है जो बच्चों गंगा नदी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं जल विभाजक क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, कोई भी जो ऊंचा क्षेत्र या कोई पर्वत आ जाए या कोई ऊंची भूमि आ जाए, ठीक है ना, और दो पहाड़ियों की अफवाह जब उसके अंदर से आ रही होती है, मतलब जो पहाड़ हो गया या पर्वत हो गया, वो क्या करता है कि इन द्रोणियों को अलग कर देता है। ठीक है ना, इन नदियों को क्या करता है? अलग कर देता है, वो पहाड़ या पर्वत। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं बच्चों? जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र के बारे में कि भाई भारत में कितने अपवाह तंत्र है। तो बच्चों याद रखिएगा कि भारत में 2 अपवाह तंत्र है। पहला है हिमालय अपवाह तंत्र, जिसे हिमालय की नदियां भी कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसे प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। ये 2 अपवाह तंत्र हमारे भारत के होते हैं। ठीक है, और बच्चों ये यूपीएससी वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वीडियो। अब बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र या हिमालय की नदियों की विशेषता। जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी विशेषता क्या क्या होती है। तो याद रखना बच्चों, हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां होती है वो 12मासी होती है। 12मासी का मतलब क्या होता है? हमेशा निरंतर इनके क्या होता है? जल होता है। इन नदियों में हमेशा जल होता है। ठीक है, इनमें वर्ष भर क्या होता है? पानी रहता है, क्योंकि इन्हें क्या होता है? वर्षा से तो पानी मिलता ही है, और पर्वत जो होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे जो ग्लेशियर से होते हैं वो पिघल जाते हैं, तो उनसे भी पानी मिलता रहता है। तो इसलिए हिमालय नदियां क्या होती है? 12मासी होती हैं। और हिमालय की क्या होती है बच्चों? 2 प्रमुख नदियां हैं हिमालय की, जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये काफी बड़ी नदियां हैं और हिमालय की है। इन नदियों ने क्या किया है? पर्वतों को काटकर अलग अलग प्रकार की गार्जों का निर्माण किया है। इसके साथ साथ हिमालय नदियां क्या करती है, यानी हिमालय नदियों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति से लेकर ठीक है ना समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है हिमालय नदियां। अब देख सकते हो आप लोग कि हिमालय से निकलती हैं बहुत सारी नदियां, और जाके कहीं अरब, कुछ नदी अरब सागर, कुछ नदी बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। इतना लंबी दूरी तय करती है नदियां। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हिमालय नदियां क्या होती है बच्चों? पूर्ण विकसित है। ठीक है ना, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। ठीक है ना, डेल्टा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है हमारे भारत का? सुंदरबन डेल्टा। अब आगे बात करते हैं हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो याद रखिए बच्चों, पहला हमारा है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 3 प्रकार से क्या होते हैं बच्चों? हमारे हिमालय के जो है वो प्रमुख क्या है? नदियां हैं। अब इन तीनों की विशेषताओं की बात करते हैं। पहले बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो याद रखिएगा बच्चों, सिंधु नदी जो है वो कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और ये पश्चिम में क्या होते हैं? बहती हुई ये भारत से जैसे लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है ना, और इस भाग में यानी लद्दाख में क्या होता है? सिंधु नदी होती है, काफी ज्यादा सुंदर एक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, और सिंधु नदी क्या होती है? बालूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए ये कटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकल जाती है। और अगर बात की जाए सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की अगर बात की जाए तो इसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में बहुत बड़ी हैं। जैसे अगर बात की जास्कर है, नुब्रा है, शोक है, हुजा है,
ये सारी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी की कुल लंबाई अगर बात की जाए बच्चों तो 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसके साथ साथ सिंधु नदी की 5 और नदियां भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पंचनंद के नाम से जानते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, व्यास हो गया। इसे पंचनंद के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका नाम जो पंजाब है ना, पंजाब को ही पंजाब से ही पंचनंद बना है, ओ सॉरी पंचनंद से ही पंजाब बना है ना। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं की बात करें तो पहला तो याद ना, गंगा नदी तंत्र क्या है बच्चों, गंगा नदी तंत्र की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, ठीक है ना। दूसरा, इसकी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री, यानी भागीरथी और गंगोत्री के मिलने से ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है। और हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानों में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां क्या होती है बच्चों, आकर गंगा में मिल जाती हैं। और यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोशी हो गई, ये गंगा नदी क्या है, सहायक नदी है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना है, ठीक है बच्चों। यमुना याद ना, जमुना नहीं यमुना, सहायक नदी है। और गंगा नदी की कुल लंबाई मैंने अभी बताया 25 मतलब यहाँ गलती हो गई बच्चों, 2500 किलोमीटर में 2525 किलोमीटर, 25 है, ठीक है। तो 25 क्या है, गंगा नदी की कुल लंबाई है। तो ये तो गंगा नदी के बारे में रह गई। और याद ना, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील जो है उसके पूरब में एक सिंधु और सतलुज के स्रोत जहाँ है ना, वहां से निकलती है। इसकी और इसी से बात की जाए, ये सिंधु से कुछ अधिक बड़ी है, ठीक है ना। और इसका अधिकतर जो भाग है हमारे ब्रह्मपुत्र जो नदी का, वो भारत में है। अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करती है, गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, अर्थात इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना का नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी, दिबांग है, लोहित है, केबुला है और दूसरी अन्य सहायक नदियां इसको मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है बच्चों, तिब्बत में गाद कम होता है। और तिब्बत क्या है बच्चों, एक शुष्क प्रदेश है, शुष्क भी कह सकते हो और शीत वाला भी है, ठंडा भी है और शुष्क भी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अब बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा के बारे में। भाई सुंदरवन डेल्टा है क्या, तो याद है सुंदरवन डेल्टा जो है बच्चों पश्चिम बंगाल में है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ जो सुंदरवन डेल्टा में क्या होता है, एक फूल पाया जाता है जिसे सुंदरी का पेड़ कहा जाता है, ठीक है। उसी के नाम पे सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, याद रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा एक सुंदरी पेड़ के नाम से पड़ा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है ये। अब बात करते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है बच्चों, मौसमी होती है, क्योंकि इसका प्रवाह क्या होता है, वर्षा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, पहला तो ये वर्षा पर निर्भर होती है। शुष्क मौसम में क्या होते हैं, बड़ी नदियों का जो जल होता है वो बच्चों घट जाता है, जिसके कारण बड़ी नदियां क्या होती है, छोटी हो जाती हैं। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, थोड़ी कम छोटी होती है या कम लंबी होती है। प्रायद्वीपीय जो बात की जाए, यानी भारत का जो दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं बच्चों, और पूर्वी घाट यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर बहती रहती है, ठीक है। तो ये है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। याद रखिए प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती है आकार में। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख नदियां, यानी प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो बच्चों है नर्मदा, दूसरी है गोदावरी, तीसरी है महानदी द्रोणी, चौथी है बच्चों कृष्णा द्रोणी और पांचवी है कावेरी द्रोणी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियां हैं। अब बात करते हैं आगे, अब चलते हैं, अब आगे बात करते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। तो याद रखिएगा नर्मदा का उद्गम जो स्थान है, यानी नर्मदा जो निकलती है वो मध्य प्रदेश के अमरकटक पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। और ये पश्चिम की ओर क्या होती है, एक अंश घाटी से बहती रहती है। समुद्र तक पहुंचने क्या होता है, ये जो क्रम होता है
वो बहुत दर्शनीय होता है, काफी ज्यादा सुंदर होता है। और जबलपुर के निकट क्या होता है बच्चों, संगमरमर के शैलों में क्या आती है, ये नदी गहरे गार्ज से बहती हुई जाती है, ठीक है, जो नर्मदा नदी है। और याद रखिए नर्मदा नदी जो है आपको पता होगा, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से बहती हुई ये कहा जाती है अरब सागर में गिर जाती है। और नर्मदा नदी पर ही क्या बनाया गया है, मतलब सरदार सरोवर बांध भी इसी पर बनाया गया है। पहले क्या हो रहा था, इसका विरोध किया जा रहा था, तो बना दिया गया है। तो ये वीडियो, ये बच्चों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।